हेलो एवरीवन, आई एम अंशुला गुप्ता फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। हमारे यहाँ पर रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है दोनों ही भाषाओं में, मतलब हिंदी एवं इंग्लिश, फॉर स्टेट जुडिशरी एंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर आईक्यू के नाम से। आज हम संविदा अधिनियम सेक्शन 23 पढ़ेंगे, जिसमें कि यह दिया गया है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए बेहतर होगा आप साथ में बैरेक्ट भी खोल लें और इस वीडियो को एंड तक सुने। यह टॉपिक प्री एवं मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, यह एक एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है। सभी करार संविदा हैं यदि वे किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं। ये सेक्शन 10 में दिया गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब सेक्शन 23 में ऐसे लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं कि कब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल नहीं होता, अथवा अगर उन पॉइंट्स को अनुरूप में रखा जाए बाकी सब ऑब्जेक्ट्स और एग्रीमेंट्स और कंसिडरेशन लीगल होंगे। मतलब कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं, वो तभी होंगे अगर पहला स्पेसिफिकली फॉरबिडन बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और उसका कंसिडरेशन लॉ से प्रोहिबिटेड नहीं है तो वह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। जैसे कि कोई भी कार्य अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर किया गया हो, जैसे कि मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंदर कोई कार्य किया गया हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होते क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट ही गलत है। सेकेंड पॉइंट, ऑफ सच नेचर दैट वुड डिफीट द पर्पज ऑफ लॉ। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रियल इंटेंशन ऑफ पार्टी टू एग्रीमेंट इज कि वो उसके रियल पर्पस को ही डिफीट करना चाहते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे। जैसे कि आप हमें जानते हैं कि ए और बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट जहाँ पर वेयर ए इज द डेटर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एंड बी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जहाँ पर कि ए डेटर है एंड बी यहाँ पर लिमिटेशन प्लीड नहीं करेगा। मतलब ए के पास बी का पैसा है और बी बोलेगा नहीं कि उस पैसे को देने की अवधि पूरी हो गई है, मतलब वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी वो उस पैसे को डिमांड नहीं कर सकता। तो ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना मतलब इंटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट को डिफीट करना है, तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड डिक्लेयर कर दे क्योंकि उनका बेसिक ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य ही अनलॉफुल है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉडुलेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि एंटर किए गए हैं जिनमें कि धोखाधड़ी वाला कंसिडरेशन हो या फिर उनका उद्देश्य ही धोखाधड़ी वाला हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी वॉइड हैं। जैसे कि ए डिसाइड करता है बी को गुड्स सेल करने के लिए, जिससे कि वो उन गुड्स को कंट्री से बाहर गलत तरीके से भेजे, स्मगल कर दे। दिस इज फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, सो इट इज़ वॉइड। और बी बाद में ऐसे पैसे को रिकवर भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर ए ने उसको वो गुड्स सप्लाई ही नहीं करे। नेक्स्ट पॉइंट, डिफीट्स एनी रूल्स इन इफेक्ट। अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कोई कंट्री में कोई रूल्स जो कि लागू किए गए हों किसी समय पर, किसी समय अवधि के लिए, तो उनके अनुरूप नहीं है, तो ऐसे भी कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स लॉफुल नहीं कहलाएंगे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे। जैसे कि करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, जहाँ के पे कि लॉकडाउन हुआ है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इन रूल्स जो कि इस टाइम पर लागू हैं उनके अगेंस्ट जाकर हम एंटर करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं कहलाएंगे। पाँचवा, इन्वॉल्व इंजरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है कि हम किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा दें या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दें, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनलॉफुल कहलाएंगे क्योंकि उनका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। जैसे कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे टू पब्लिश सीज बुक, तो यहाँ पर सी की बुक है तो सी का कॉपीराइट है उस बुक पर, और यहाँ पर ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो सी की बुक पब्लिश कर दे, तो ये सी के राइट्स का वायलेशन है। आपको पता ही होगा कि कॉपीराइट के इश्यूज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, कॉपीराइट इश्यूज़। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट रिगार्ड देम एज इमोरल, मतलब कोर्ट ही उन्हें अनैतिक घोषित कर दे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ही अनैतिक होगा तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी इमोरल हो जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को पैसा लैंड करा जिससे कि वो सी जो कि उसका हस्बैंड है उससे उसको डिवोर्स दिला सके, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि फिर बाद में वो दोनों शादी कर लें,
तो लेकिन कोर्ट ने फिर जजमेंट पास करा कि ए बी से पैसा नहीं रिकवर कर सकता क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही सही नहीं है, मतलब अनलॉफुल है, अनैतिक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि लोक नीति के खिलाफ हों या सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ हों, ऐसे एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। जैसे कि किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ब्रोकरेज वॉइड है, बंधुआ मजदूरी के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। यहाँ पर एक लिस्ट दी मैंने बनाई है ऐसे एग्रीमेंट्स की जो कि लोक नीति के खिलाफ होते हैं। पहला, ट्रेडिंग विद एनिमी, इसका मतलब है किसी ऐसी कंट्री के साथ ट्रेड करना जिसके साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस ना चल रहे हो या आपकी वॉर चल रही हो, मतलब इंडिया वॉर में हो उस कंट्री के साथ, तो ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब कोई भी लॉ, कोई भी एग्रीमेंट एंटर किया गया हो उसके नेचुरल कोर्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब ए ने बी के साथ एग्रीमेंट करा कि अगर वो उसको अपना लैंड सेल कर देगा तो बी ए को उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, तो इससे लॉ का नेचुरल कोर्स डिफीट हो रहा है। मतलब सोसाइटी में इससे क्राइम बढ़ सकता है। अगर हर कोई इसी तरह से बाद में कॉम्पनसेट करने लगे तो उसको प्रॉपर उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने कुछ गलत करा है। तीसरा, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मतलब ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करना किसी पर्सन के द्वारा जिस सूट में उसका बहुत इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट्स भी गलत हैं। या फिर किसी पर्सन के साथ आप एग्रीमेंट कर लो कि हाँ बाद में अगर जो भी डैमेजेस मिलेंगे केस करने के बाद, मतलब लिटिगेशन करने के बाद, तो वो लोग डैमेजेस को आपस में बांट लेंगे, जो भी उससे पैसे मिलेंगे या जो भी सामान मिलेगा, तो ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर करना भी लोक नीति के खिलाफ आता है। या फिर एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस में भीड़ इकट्ठी करना के लिए एग्रीमेंट किया गया हो, या फिर एग्रीमेंट किया गया हो मार्केट में किसी सामान के लिए मोनोपोली करने के लिए, या फिर एग्रीमेंट किया गया हो मैरिज ब्रोकरेज करने के लिए, या फिर एग्रीमेंट किया गया हो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ इंटरफेयर करने के लिए, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आपको अपने कार्य करने के बाद उसमें इंटरफेयर करने के लिए, तो ऐसे भी एग्रीमेंट्स गलत हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा है सेक्शन 23 जो कि हमें यह बताता है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। ये टॉपिक आपको और क्लियर हो गया होगा। Please do refer BEAR Act while watching the video. Please stay at home and stay safe, and don't forget to like, share and subscribe this video. And for any doubts, please post your questions in the comments below. And आज का क्विज क्वेश्चन है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, इसके एसेंशियल्स किस सेक्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।